नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे महाजनपद काल के नोट्स की। ठीक है, तो एनसीईआरटी 6 to 12 तक की मैं कंप्लीट आप लोगों को हिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। और पिछले वीडियोस अगर आप लोग शुरू से देखना चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहां आप मेरे पुराने नोट्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी महाजनपद काल के बारे में बात करेंगे और महाजनपद काल क्या था इतिहास में, तो उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति निर्मित हुई। ठीक है, बुद्ध के समय में 16 बड़े राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। 16 महाजनपदों में अधिकांश विंध्य के उत्तर और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक विस्तृत थे। इस समय कई महत्वपूर्ण गणराज्य भी अस्तित्व में आए थे। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, अब महाजनपदों का विवरण। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के इन महाजनपदों का विवरण इस प्रकार से है। ठीक है, निम्न प्रकार से है, नीचे आप देख सकते हैं। तो अंग पूरब से शुरू करने पर पहला जनपद अंग था, जिसमें आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले सम्मिलित हैं। अंग की राजधानी चंपा थी, जहां ईसा पूर्व 6ठी सदी से आबादी होने के प्रमाण मिलते हैं। यहां 5वीं सदी ईसा पूर्व के लगभग का मिट्टी का किला मिला है। ठीक है, मगध इस महाजनपद में आधुनिक पटना और गया जिला तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा सम्मिलित था। गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य था। यह 8 जनों का संघ था। तो वज्जी इसके 8 जनों में सबसे प्रबल लिच्छवी थे। इसकी राजधानी वैशाली में थी, जिसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले से के बसाद नामक गांव से की जाती है। पुराण के अनुसार वैशाली अधिक प्राचीन नगरी है, परंतु पुरातत्व के अनुसार बसाद की स्थापना ईसा पूर्व 6ठी सदी से पूर्व नहीं हुई थी। तो इन पॉइंटों को याद रखना, प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ही कारीगर आप लोगों के साबित होंगे। ये नोट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग पीछे जाके वीडियोस देख सकते हैं मेरी। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक से यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि अगर आप लाइक करोगे तो मेरी वीडियोस में थोड़ा सा ग्रोथ मिलेगा मुझे। ठीक है, और मुझे फिर मोटिवेशन भी मिलेगा, मैं और नई नई वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो काशी इस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। राजघाट की खुदाई से ज्ञात होता है कि सबसे पुराना शहरी निवास स्थल काशी में लगभग 500 ईस्वी पूर्व का था। कौशल इस जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर महेत नामक स्थान से की जाती है। कौशल में महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी थी, जिसका संबंध रामकथा से जोड़ा जाता है। मल्लों की राजधानी कुशीनारा में थी। यहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसकी पहचान देवरिया जिले से कसिया नामक स्थान से की गई है। तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेलीग्राम में PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इन नोट्सों को नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी के नोट्स बहुत ही ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक अगर किसी का क्लियर नहीं है तो इन नोट्सों के माध्यम से आप लोग पढ़ के 1 बार 2 बार में आप लोग अगर आप खाली एनसीईआरटी भी कर लेते हैं तो प्रीलिम्स आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो वत्स इसकी राजधानी इलाहाबाद प्रयागराज के पास कौशाम्बी में थी। वत्स लोग वही कुरुजन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी में आकर बस गए थे। ठीक है, अवंती यह राज्य मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में विस्तृत था। इस राज्य के 2 भाग थे। उत्तर भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी भाग की महिष्मती। ठीक है, कालांतर में उज्जैन ने महिष्मती को परास्त कर दिया। यहाँ बड़े पैमाने पर लौह कर्म का विकास हुआ और इसकी सुदृढ़ता किलेबंदी की गई। तो कुरु, मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभाग में कुरु महाजनपद अवस्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ में थी, जो वर्तमान दिल्ली में स्थित है। इस महाजनपद पर युधिष्ठिर के वंशजों ने शासन किया था। तो याद रखना इन चीज़ों को। ठीक है, पांचाल यह उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद में स्थित था। यह महाजनपद 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी पांचाल तथा दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी
अहिच्छत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। शूरसेन यह उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल क्षेत्र में स्थित था। शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। ठीक है। चेदी आधुनिक बुंदेलखंड की में चेदी महाजनपद की क्षेत्र विस्तृत था। इसकी राजधानी कहाँ थी? सोतिवती थी। मत्स्य यह आधुनिक जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। इसकी राजधानी विराटपुर थी। तो याद रखना इन चीज़ों को। ये महाभारत अगर आप लोग देखोगे तो उसमें ये आप लोगों को ये सारे नाम मिल जाएंगे और उनकी राजधानियों का पता भी चल जाएगा। तो गांधार यह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अशमक यह महाजनपद दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित था। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। कंबोज यह उत्तर पथ के स्थित महाजनपद था। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। ठीक है। तो 16 महाजनपद मैंने लिखे हुए हैं और उनकी राजधानी समेत। तो इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप टेलीग्राम में शेयर कर लूँगा मैं, तो वहाँ से आप PDF से देख सकते हैं फिर। ठीक है। तो महाजनपद काल और राजधानी विस्तार। तो काशी की थी वाराणसी, कौशल की थी आपकी श्रीवस्ती या अयोध्या, अंग की थी चंपा। ठीक है। मगध की थी राजगृह गिरिब्रज, वज्जी की थी वैशाली। ठीक है। मल्ल देवरिया क्षेत्र की थी कुशीनगर, चेदी की थी सोतिवती। ठीक है। इस सोतिवती को थी छोटी कर देना। वत्स की थी कौशाम्बी, पांचाल की थी उत्तरी पांचाल। ठीक है। मत्स्य की विराटनगर, शूरसेन की थी मथुरा, अशमक की थी पोतना या पोटली, अवंती की थी उज्जैनी, गांधार की थी तक्षशिला। ठीक है। रावलपिंडी, ये समझ लेना आप लोग। ठीक है। कंबोज की हाटक, कुरु की इंद्रप्रस्थ। तो इन सब चीज़ों को इनको नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से मिलान करने के लिए आ सकता है कि कौन से महाजनपद काल की कौन से महाजनपद की राजधानी कहाँ है। ठीक है। तो मगध साम्राज्य स्थापना और विस्तार। तो मगध साम्राज्य पर निम्न वंशों ने शासन किया। इसका वर्णन निम्न प्रकार से है। तो हर्यक वंश के प्रमुख शासकों का वर्णन निम्न प्रकार से है। तो सबसे पहले कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार क्या था? 544 से 492 ईस्वी पूर्व ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। उसके शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था। यह बुद्ध का समकालीन भी था। ठीक है। बिंबिसार क्या था? बुद्ध का समकालीन था। और बिंबिसार के अंग महाजनपद पर अधिकार कर लिया और उसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों में अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने कौशल, वैशाली तथा गांधार के साथ वैवाहिक संबंधों के साथ महाजनपद को महत्वपूर्ण बनाया। बिंबिसार की प्रथम पत्नी कौशल राजा की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। इस विवाह में उसे दहेज स्वरूप काशी ग्राम प्राप्त हुआ, जिससे उसे 1 लाख की आय होती थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। अच्छा, बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल गांधार महाजनपद की इकाई के प्रधान की पुत्री थी। विभिन्न राजकुलों में वैवाहिक संबंधों के कारण बिंबिसार को राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और इस प्रकार मगध राज्य को पश्चिम और उत्तर की ओर विस्तृत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो मगध की शत्रुता अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन में थी। इसके राजा चंडप्रद्योत महासेन का युद्ध बिंबिसार से हुआ था, परंतु कुछ समय पश्चात शत्रुता मित्रता में परिवर्तित हो गई। चंडप्रद्योत पीलिया रोग से ग्रस्त था तथा बिंबिसार ने अवंती राज से अनुरोध पर अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। उस समय इसे गिरिवज्र कहते थे। यह स्थल 5 पहाड़ियों से घिरा था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 592 ईसा पूर्व तक 62 वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार ने शहरों और गांवों को आपस में जोड़ने के लिए सड़कें बनवाई और नदियों पर पुल बनवाए थे। तो बिंबिसार ने क्या किया? सुदूर देशों, यहाँ तक कि पश्चिमोत्तर भारत में के गांधार राज्य में भी अपने राजदूत भेजे थे। बिंबिसार के बारे में हमने पढ़ा। बिंबिसार जो है जो था उस टाइम राजा, उसको बारे में हमने पढ़ लिया। अब उसके बेटे के बारे में, अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अजातशत्रु क्या था कि 492 से 460 ईस्वी पूर्व ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। देखो, अजातशत्रु ने क्या करा था? पिता की हत्या करी थी, इसलिए इसे पितृहंता कहा गया। ठीक है। अजातशत्रु की माता लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी, फिर भी उसने वैशाली पर आक्रमण किया। अजातशत्रु की विस्तारवादी आक्रामक नीति का काशी और कौशल ने मिलकर सामना किया। मगध और कौशल के बीच काफ़ी समय तक संघर्ष जारी रहा। अंत में अजातशत्रु की विजय हुई। ठीक है। कौशल नरेश को अजातशत्रु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने और अपने जमाई को काशी सौंपकर संधि के लिए विवश होना पड़ा। अजातशत्रु ने रथमूशल तथा
शिलाकंठक नामक हथियारों का प्रयोग कर वैशाली को जीत लिया था। तो अजातशत्रु ने क्या करा था, प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी के वत्सों को पराजित किया था। ठीक है, अवंती के राजा मगध पर आक्रमण करके धमकी दे रहे थे कि इस समस्या का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर के किले बंदी करवाई थी वहाँ। ठीक है, अच्छा, अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वस्कार की सहायता लिच्छवियों के संघ को भंग किया। ठीक है, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। तो अब उदयन की बात करेंगे। देखो, ये पिता की और पुत्र, तो ये उदयन के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो उदयन था जो 460 से 444 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा था। उदयन ने पटना में गंगा और सोने के संगम पर एक किला बनवाया। ठीक है, इसका कारण यह था कि पटना मगध साम्राज्य के केंद्र में था। ठीक है, उदयन के काल में मगध का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक विस्तृत था। शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे तो शिशुनाग वंश के शासक निम्न प्रकार से थे। ठीक है, शिशुनाग क्या था, 412 से 394 ईस्वी पूर्व। इसने उदयन की मृत्यु के पश्चात शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनागों ने अपनी राजधानी कुछ समय के लिए वैशाली में भी स्थापित की। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, की शक्ति को समाप्त करना शिशुनाग वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। शिशुनागों के अवंती को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य के अंत तक बना रहा। कालाशोक 394 से 366 ईस्वी पूर्व, यह शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। इसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कालाशोक ने वैशाली ने अपनी राजधानी का स्थानांतरण पाटलिपुत्र में किया, जिसे शिशुनाग द्वारा मगध महाजनपद की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना। अब इसमें बात करते हैं नंदवंश की। तो नंदवंश के शासक निम्न प्रकार से। ठीक है, तो पद्मनंद क्या थे, 344 से 334 ईस्वी पूर्व। इसने क्या करा, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या करके नंदवंश की स्थापना की थी। इसने स्वयं को एक राट कहा गया। महापद्मनंद ने भी केवल कलिंग पर अधिकार किया, बल्कि उसके विरुद्ध विद्रोह करने वाले कौशल को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो नंद शासकों के पास एक बड़ी सेना थी। ठीक है, बृहद सेना थी। ठीक है, इस सेना में कितने थे, 2 लाख पदाति थे। ठीक है, 20,000 घुड़सवार थे, 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी भी थे इसमें। ठीक है, तो ये नंदवंश की सेना थी। घनानंद 334-323 ईस्वी पूर्व इस वंश के अंतिम शासक था। ठीक है, इसके समय ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईस्वी पूर्व में किया था। नंदवंश के शासक थे जो जैन मत के पोषक। ठीक है, घनानंद के अमित्य सकटाल और स्थूलभद्र थे। ठीक है, तो मगध साम्राज्य के राजवंश हैं फिलहाल निम्न प्रकार से लिखे हुए हैं। तो वंश का नाम है हिर्यक वंश और यहाँ के शासक रहे हैं बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो ये कब हुए हैं, ये 544 से 412 ईस्वी पूर्व के आसपास। ठीक है, इन्होंने जो शासन करा है वो 132 वर्ष क्या करा है, कुल शासन करा है। ठीक है, कौन कौन थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, जिनके बारे में मैंने पढ़ के बता दिया। ठीक है, इसके बाद आया शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश में देखो, शिशुनाग ने कालाशोक, काकवर्ण जिसको कहा, और काकवर्ण के 10 पुत्र। ठीक है, शिशुनाग, काकशोक और काकवर्ण के 10 पुत्र थे। ये थे 412 से 344 ईस्वी पूर्व। इन्होंने 68 वर्ष शासन किया। ठीक है, नंदवंश, उसके बाद आया नंदवंश 344 से 323 ईस्वी पूर्व। यहाँ था महापद्मनंद और घनानंद, इन्होंने 21 वर्ष क्या करा, शासन करा था। अच्छा, मगध की सफलता का कारण क्या था। ठीक है, मगध की सफलता का कारण क्या क्या था, ये पिछली एनसीईआरटीज़ में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो मगध का पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलती है। ठीक है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ जरासंध का पिता था। किसका था, जरासंध का पिता था। जरासंध ने मगध के युद्ध में हिस्सा लिया था। ठीक है, लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति उपयुक्त थी तथा लोहे के समृद्ध भंडार राजगीर के समीप अवस्थित थे। समृद्ध लौह खनिज के भंडार समीप की उपलब्ध होने के कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार करा सके। ठीक है, अच्छा, मगध की दोनों राजधानियां, प्रथम राजगीर और द्वितीय, ठीक है, पाटलिपुत्र, इस सामरिक दृष्टि के अति महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। पाटलिपुत्र क्या था, प्राच्य पूर्वी व्यापार का केंद्र था, जिसके कारण इस नगर की ने समृद्धि प्राप्त कर ली थी। मगध मध्य गंगा के मैदानों के मध्य में स्थित था।
इस अति उर्वर प्रदेश में जंगल समाप्त हो चुके थे तथा भारी वर्षा होती थी। ठीक है। अच्छा, इसलिए सिंचाई के बिना भी क्षेत्रों का उत्पादक बनाया जा सकता था। मगध पहला साम्राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। ठीक है। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6000 हाथी थे। ठीक है। विदेशी आक्रमण, तो विदेशी आक्रमणों में यूनानी और ईरानी निम्न प्रकार से थे। ठीक है। तो ईरानी आक्रमण क्या थे? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में जब मगध के राजा अपना जो साम्राज्य थे वो विस्तार कर रहे थे, तो उसी समय क्या हुआ था, ईरानियों का जो शासक था, कौन था? हकमनी शासक था। ठीक है। उसने क्या, वो सुदृढ़ हो रहे थे। ठीक है। क्या हो रहे थे? सुदृढ़ हो रहे थे। तो ईरान के जो शासक ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर व्याप्त राजनीतिक फूट का लाभ उठाया था और दारे वहू डेरियस के नेतृत्व में भारतीय सीमा में प्रवेश किया। तो डेरियस ने 516 ईस्वी पूर्व में पंजाब सिंध नदी के पश्चिम के क्षेत्रों और सिंध को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। सिंध क्षेत्र फारस, ईरान तथा 20वां प्रांत या क्षत्रपी बन गया। फारस साम्राज्य में कुल मिलाकर 28 क्षत्रपियाँ थी। भारतीय क्षत्रपी में सिंध पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा पंजाब का सिंध नदी के पश्चिम वाला भाग सम्मिलित था। ठीक है। सिंध का क्षेत्र फारस साम्राज्य का सबसे अधिक आबाद और उपजाऊ भाग था। इस क्षेत्र में 360 टैलेंट मुद्रा तथा भार का प्राचीन माप सोना राजस्व के रूप में आता था, जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। ठीक है। तो दारवह्यू में उत्तराधिकारी छयार्स जर्सिस बोलते हैं जिसको, ठीक है, ने यूनानियों के विरुद्ध जो लंबी लड़ाई में भारतीयों को अपनी फौज में शामिल किया। तो सिकंदर के आक्रमण तक पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी साम्राज्य का प्रभाव बना रहा। ठीक है। तो अब ईरानी आक्रमण का परिणाम क्या था? तो ईरानी लिपिकार कातिब भारत में लेखक का एक विशेष रूप से लेकर आए थे। भविष्य में यह खरोष्टी नाम से प्रसिद्ध हुआ। खरोष्टी लिपि अरबी की भांति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ईसा पूर्व 3री सदी में पश्चिमोत्तर भारत में अशोक के कुछ अभिलेख इस लिपि में लिखे गए हैं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के भी मिलते हैं। ठीक है। जिनसे ईरान के साथ व्यापार होने का संकेत मिलता है। तो अशोककालीन स्मारक विशेषकर घंटे के आकार में के गुंबज ईरानियों, ठीक है, प्रतिरूपों पर आधारित थे। ईरानी शब्द दिपी के लिए अशोककालीन लेखकों ने लिपि शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, ईरानी आक्रमण तो हमने पढ़ लिया और उनके परिणाम भी हम लोगों ने देख लिए। ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स थे वो मैंने आप लोगों को इसमें दे दिए हैं। अब यूनानी आक्रमण के जो नोट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। ईसा पूर्व 4ठी सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए यूनानियों और ईरानियों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ। मकदूनिया के शासक सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों और ईरानियों ने साम्राज्य को नष्ट कर दिया। ठीक है। सिकंदर ने न केवल एशिया माइनर, तुर्की और इराक को भी बल्कि ईरान को भी जीत लिया था उसने। ठीक है। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस जो है और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था। इस वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ था। ठीक है। सिकंदर ने आक्रमण के समय भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर 2 राज्य सर्वाधिक विख्यात थे। पहला तक्षशिला का राजा आम्भी तथा दूसरा पोरस जिसका राज्य झेलम और चिनाव के मध्य था। तो तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ईरान पर विजय कर लेने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा, जहां से खैबर दर्रा पार करते हुए वह 326 ईस्वी पूर्व में भारत आया। तो सिकंदर को सिंधु नदी तक पहुंचाने में 5 महीने लगे। झेलम नदी के किनारे क्या पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया था। किसने किया था? पोरस ने किया था। तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, और क्योंकि वे लड़ते लड़ते थक गए थे। ठीक है। तो यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा है कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। ठीक है। मगध पर नंद वंश का शासन था। उसकी सेना सिकंदर की सेना से बड़ी थी। इससे डरकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। ठीक है। सिकंदर ने अपने सैनिकों को संबंध में कहा कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कार्यता पूर्ण डर से दबे हुए हैं। ठीक है।
तो सिकंदर तथा उसकी सेना ने भारत में 19 महीने व्यतीत किए। वापस जाते हुए 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में उसका निधन हो गया। तो हाइडेस्पिस का युद्ध, अब इसके बारे में हाइडेस्पिस का युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइडेस्पिस के युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध सिकंदर तथा पोरस के बीच 326 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच स्थित था। झेलम नदी के किनारे हुए हाइडेस्पिस के युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी। हाइडेस्पिस के युद्ध में भारतीय शासक शशि गुप्त, आम्बी तथा संजय ने सिकंदर की सहायता की थी। सिकंदर पोरस की बहादुरी और साहस से बड़ा प्रभावित हुआ, इसलिए उसने उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस को अपना सहयोगी बना लिया। अच्छा, यूनानी आक्रमण के परिणाम क्या क्या थे? तो परिणाम ये हुए कि सिकंदर ने अभियान में 4 भिन्न भिन्न जलमार्गों के द्वार खुले। ठीक है, इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुए तथा व्यापार तथा तत्कालीन सुविधाएं क्या हुई, बढ़ी उस टाइम पे। तो सिकंदर ने अपने विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, निकैया शहर की स्थापना की, जबकि अपने प्रिय घोड़े की स्मृति में बुकाफेला शहर स्थापित किया। सिकंदर ने अपने मित्र निरियाकस के नेतृत्व में एक दल तथा सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने और बंदरगाहों को ढूंढने के लिए भेजा था। इस अभियान के कारण क्या हुआ, भारत तथा मध्य एशिया के बीच क्या हुआ, प्रसिद्ध जलमार्ग थे जो उनका पता लगा। ठीक है, यूनानी आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि यूनानियों के भारत के संदर्भ में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया, जो भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए मूल्यवान प्रमाणित हुए। तो ये थे ओल्ड और न्यू एनसीईआरटीज़ का जो एक नोट्स बना रखे हैं, वो बनाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं। पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।